चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स को लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी। इसको पूरा कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स की जनरल जानकारी लेंगे। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में 3 तरह की जनरली समस्याएं पाई जाती हैं। आप लोगों को पता है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो कितने तरह की हो सकती है। क्योंकि हमारे पास क्या है, संसाधन सीमित मात्रा में है, रिसोर्सेज सीमित मात्रा में है। तो उन सीमित मात्रा के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे पूरा किया जाए कि उनसे जो है हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं यानी असीमित आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है भाई? अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। इसको एक इकोनॉमिस्ट थे, पॉल सैमुअल्सन। कौन थे? पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन ने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को 3 बताया था, यानी सैमुअल्सन ने 3 तरह की समस्या के बारे में बताया था। समस्या के बारे में बताया था। कौन कौन सी समस्या? किसी भी इकोनॉमी की 3 तरह की समस्या हो सकती है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, यानी क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, ये पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या है भाई? दूसरी समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस यानी कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। अब तीसरी समस्या क्या है? तीसरी समस्या है फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। यानी किसी भी इकोनॉमी में 3 तरह की समस्याएं होती हैं। एक है जिसको पॉल सैमुअल्सन ने बताया है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। ऑडियो वीडियो में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? क्यों भाई, सब कुछ क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। ओके। तो ये 3 तरह की समस्या का उल्लेख किसने किया था? प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पता है कि हमारे इकोनॉमिक्स में जनरली 4-5 इकोनॉमिस्ट हैं जो अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी। तो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी हैं भाई? आप लोगों को पता है एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी। बस हम रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों को, पूरी जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। बस मोटा मोटा आपको सब कुछ रिवाइज होना चाहिए। पहला है, एडम स्मिथ ने परिभाषा दी थी, आप लोगों को पता है। एडम स्मिथ
एडम स्मिथ की परिभाषा किससे संबंधित है? वेल्थ से। एडम स्मिथ की परिभाषा किससे संबंधित थी? वेल्थ से। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान। दूसरी परिभाषा थी अल्फ्रेड मार्शल की। किसकी थी? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल की दूसरी परिभाषा थी। इन्होंने वेलफेयर से संबंधित परिभाषा दी थी, कल्याण से संबंधित। इनकी बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और तीसरी परिभाषा किसने दी, जिनकी परिभाषा सबसे ज्यादा फेमस है और एग्जाम में आपके आती है, तो कौन सा है? लियोन रॉबिन्स। कौन सी है? लियोन रॉबिन्स। लियोन रॉबिन्स। ठीक है, इन्होंने कैसी परिभाषा दी थी भाई? स्कार्सिटी से संबंधित, यानी दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। हिंदी में भी लिखते हैं कल्याण। ठीक, ये दुर्लभता। इनकी एक बुक आई थी, आप लोगों को पता है कि नहीं? सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस करके थी। तो उन्होंने ये जो है इस बुक में बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है दुर्लभता का विज्ञान है, यानी चयन का विज्ञान है। चौथा किसकी परिभाषा है भाई? जेके मेहता। जेके मेहता, ये हम लोगों के इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर हैं। इन्होंने वांटलेसनेस की परिभाषा दी। इन्होंने क्या बताया था? वांटलेसनेस। ठीक है, यानी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दी। ठीक है, और पांचवी परिभाषा है पॉल सैमुअल्सन की। सबसे मॉडर्न डेफिनेशन है ये पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन जो है वो मॉडर्न डेफिनेशन दिए थे, जो कि डेवलपमेंट पर आधारित, यानी विकास पर आधारित। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? जो कोई पर्सन है या समाज है, किस प्रकार सीमित संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है और अपने उपभोग की तृप्ति करता है, पे ध्यान दिया, यानी वेलफेयर पे। तो ये 5 तरह की परिभाषा है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस पर आधारित है, ज्यादा पूछता है। एडम स्मिथ का वेल्थ पर, अल्फ्रेड मार्शल का वेलफेयर पर, लियोन रॉबिन्स स्कार्सिटी पर, जेके मेहता वांटलेसनेस यानी आवश्यकता विहीनता, आवश्यकता विहीनता परिभाषा दी थी। पांचवा परिभाषा है पॉल सैमुअल्सन, जिसको मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, विकास संबंधी परिभाषा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताते चलिए, बोलिए भाई। जी सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग करेंगे कि इकोनॉमिक्स में जनरली 2 तरह की जो है स्टडी हम लोग करते हैं। एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा नॉर्मेटिव। और एक है नॉर्मेटिव। बिल्कुल, आप लोग भी बताते रहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसको हिंदी में वास्तविक बोलते हैं, पॉजिटिव को वास्तविक अर्थशास्त्र, और दूसरे को आदर्शवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को देखेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या वास्तविक विज्ञान क्या होता है? वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है? यानी यह, इसमें हम अर्थशास्त्र के या इकोनॉमिक्स के उन पहलुओं का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम फैक्ट और डेटा के आधार पर साबित कर सकते हैं कि ये जो थ्योरी है, ये जो मॉडल है वो सही है। ठीक है,
यानी ये कॉज एंड इफेक्ट को बतलाता है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो किसको बताता है? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट को बतलाता है, कारण और परिणाम को बतलाता है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र की जो थ्योरियां हैं उनको तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर साबित करने का प्रयास करता है। ठीक है, आप कोई भी चीज को साबित डेटा के आधार पे करोगे, साक्ष्यों के आधार पे करोगे, तथ्यों के आधार पे करोगे। एक तरह से ये पॉजिटिव साइंस है एक तरह का। और ये किसका आंसर देता है? व्हाट इज का आंसर देता है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है किसका आंसर देता है? व्हाट इज, यानी क्या है। यानी कोई भी थ्योरी है वो क्या है, उस तरह का ये जो है आंसर देता है। यानी सत्यता किसी भी थ्योरी की सिग्निफिकेंस को बतलाता है। यानी वो थ्योरी अगर हम डेटा और तथ्यों के आधार पे उसको टेस्ट करें तो सही साबित होती है कि नहीं, इसके बारे में जो है हमें बताता है। ठीक है, जैसे हम एक कहें कि कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाए, कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, तो हम कीमत का कुछ आंकड़ा लें और मांग का और देखें कि क्या सही है ऐसा। तो उस तरह का अध्ययन हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव व्हाट की स्टडी की जाती है इसमें? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? व्हाट और हैं? टू बी की स्टडी की जाती है, क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? व्हाट ऑट टू बी। इसमें किसकी स्टडी की जाती है? व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी इसका मतलब क्या है? जो आदर्शवादी अर्थशास्त्र है वो क्या होना चाहिए इसकी स्टडी करता है। क्या होना चाहिए। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है? क्या है, कोई भी चीज क्या है उसके बारे में खोज वोज बीन करके पता लगाता है क्या है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है क्या होना चाहिए, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, यानी वैल्यूज। यानी जो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो व्यक्तिगत विचारों को, यानी किसी भी इंडिविजुअल के व्यक्तिगत विचारों को, नैतिकता को, उसके मूल्यों पर आधारित, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए क्या चीज सही है क्या गलत है, इस चीज का ध्यान में रख करके हम जिसकी स्टडी करेंगे वो नॉर्मेटिव। ठीक है ना, समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरह का अध्ययन हम कर रहे हैं तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी क्या होना चाहिए इसका आंसर देता है नॉर्मेटिव। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है इसका आंसर। समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो इसे ये भी कह सकते हैं ना कि वो क्वांटिटी की बात करता है और ये क्वालिटी की। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वांटिटी, ये मात्रात्मक है एक तरह से। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये मात्रात्मक है यानी क्वांटिटेटिव, और ये क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी ये व्यक्तियों के गुणों के आधार पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करवाता है। ठीक है ना, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स में एक थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, वो है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव को हिंदी में बोलते हैं निगमन, डिडक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? निगमन। इंडक्टिव को आगमन। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिडक्टिव की। डिडक्टिव मेथड, जिसको निगमन विधि, निगमन प्रणाली बोलते हैं, ये क्या होती है भाई? और अर्थशास्त्र में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिसको जिसको इसको इन्होंने दिया? निगमन प्रणाली क्या होती है?
इसमें सिर्फ सामान्य से विशेष की ओर जाता है, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। बिल्कुल, यानी डिडक्टिव मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन किया जाता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल, जनरल है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक की स्टडी की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक्स में कौन है जो निगमन प्रणाली को मानने वाले अर्थशास्त्री, जिसमें प्रमुख नाम है डेविड रिकार्डो। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को मानने वाले या देने वाले इकोनॉमिक्स में श्रेय किसको जाता है, डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो को जाता है, हो जाता है। बट इनके साथ और भी अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, एडम स्मिथ भी डिडक्टिव को मानते थे। और कौन मानते थे डिडक्टिव को, एक तरह से क्लासिकल पूरा ले सकते हो, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, ठीक है, जेएस मिल, जेएस मिल, ठीक है, लियोन रॉबिन्स, रॉबिन्स ने भी इसका समर्थन किया था, रॉबिन्स आदि, ये जो है इसको समर्थक। दूसरा इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव हो गया, इंडक्टिव, इंडक्टिव मेथड जस्ट डिडक्टिव का जस्ट अपोजिट है, यानी आगमन जो विधि है। अभी जो यूपी पीजीटी 2021 में एग्जाम हुआ था, यहीं से पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहीं से आया था कि इंडक्टिव मेथड किसने दिया था इकोनॉमिक्स में। तो इंडक्टिव मेथड किसका अध्ययन करता है भाई, इंडक्टिव मेथड स्पेसिफिक टू जनरल। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी टू जनरल या पर्टिकुलर टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, यानी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। और क्या इसमें किया जाता है भाई, अब सवाल ये उठता है, ये जो इंडक्टिव मेथड है, जो आगमन विधि है, इस पद्धति का लाने का श्रेय किसे जाता है, किस इकोनॉमिस्टों को जाता है, तो जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल, इसको श्रेय जाता है जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल, जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल यानी जर्मन ऐतिहासिक संप्रदाय, जर्मन ऐतिहासिक जो संप्रदाय है, उसको इस पद्धति के इकोनॉमिक्स में लाने का श्रेय जाता है। इनके साथ साथ जिनमें, इसमें कौन कौन आते हैं, जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जो आते हैं, जो मेन है, वो है रोस्टर, कौन है, रोस्टर, और कौन है भाई, समूलर, ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम कार्ल मार्क्स नहीं होंगे, कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल मार्क्स जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल इनके मेन है, और उसमें भी कौन इकोनॉमिस्ट हैं, रोस्टर और समूलर, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। पांचवा पॉइंट है इक्विलिब्रियम, संतुलन जिसको बोलते हैं, संतुलन या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को पता है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे वो इकोनॉमी ही हो, हर तरह के इक्विलिब्रियम की हम लोग स्टडी करते हैं अपने थ्योरीज में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और इंडिविजुअल माइक्रो में देखेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई। तो हर तरह के इक्विलिब्रियम की चर्चा हमारे अर्थशास्त्र में होती है।
तो इकोनॉमिक्स में दो अर्थशास्त्री ऐसे हैं, दो अर्थशास्त्री, कौन कौन? एक है पीगू और दूसरे हैं शुम्पीटर। एक है पीगू, दूसरे हैं शुम्पीटर, जो तीन तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम की बात प्रकार के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और शुम्पीटर भी तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। थ्री टाइप बताएं। थ्री टाइप इनका भी है और थ्री टाइप इनका भी, और दोनों का सेम ही है, बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। इन्होंने भी स्टेबल बताया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल, यानी स्थिर, अस्थिर और तटस्थ। इन्होंने भी थ्री टाइप बताया, कौन कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, तटस्थ, स्थिर, अस्थिर और तटस्थ। ठीक, तीन तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम की चर्चा किसने की थी? पीगू और शुम्पीटर। शुम्पीटर ने अपने इक्विलिब्रियम को, इन तीनों के इक्विलिब्रियम को बताने के लिए एक बाउल का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, एक बाउल का एग्जाम्पल लिया था, कटोरा। तो एग्जाम्पल शुम्पीटर ने क्या लिया था? कटोरे का, कटोरे का यानी बाउल का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बाउल का। और बाउल के माध्यम से ही इन्होंने स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल का डेफिनेशन बताया। और वही पीगू भी जो है तीन टाइप के इक्विलिब्रियम को बताने के लिए दो तरह का इक्विलिब्रियम लिया, दो तरह का एग्जाम्पल लिया। एक था भारी पेंदे वाला जहाज, भारी पेंदे वाला जहाज, और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था? भारी पेंदे वाला जहाज और दूसरा अंडा, एग, एग। ठीक है, एग, अंडा। दो एग्जाम्पल के जरिए इन्होंने न्यूट्रल और स्टेबल और अनस्टेबल को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इतना ही हम बताएंगे, डिटेल में जाएंगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह की चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो स्टेबल और अनस्टेबल, न्यूट्रल, दो तरह के, तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, जिसको पीगू और शुम्पीटर साहब ने बताया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए कि नहीं भाई? जी सर। तो भाई सभी लोग बताओ, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट, कोई समस्या? तो गाड़ी आगे बढ़ाया जाए। अब हम यहाँ से बेसिक जानकारी क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम लोग कंज्यूमर थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। कंज्यूमर थ्योरी, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को हम लोग सभी लोग जानते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ये मैराथन क्लास चल रही है जया, जिसमें हम पूरी माइक्रो कंप्लीट करवा रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंड करिए। ठीक है, ग्रुप में थोड़ा अपडेट रहा करिए, जो भी मैं बताया करूं उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखा करिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता क्लास हो रही है।
ध्यान में रखिए। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर जो थ्योरी है, नहीं बेटा, आधे घंटे हो गया है। आधे घंटे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में कार्डिनल अप्रोच देखेंगे। कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच, और तीसरा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी हम लोग देखेंगे। तीसरा क्या देखेंगे? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इसको हम लोग गणनावाचक बोलते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, और इसको प्रकट अधिमान। तो तीन तरह की जो है जनरली हमारे इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी पाई जाती है। कौन कौन सी? गणनावाचक, क्रमवाचक, प्रकट अधिमान, यानी कार्डिनल, ऑर्डिनल और रिवील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डिनल थ्योरी, कार्डिनल थ्योरी, गणनावाचक कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी या यूटिलिटी। गणनावाचक थ्योरी आप लोगों को लगभग सभी चीजें पता होंगी। क्यों भाई? गणनावाचक कौन सी थ्योरी किसने दी? गणनावाचक मार्शल ने। मार्शल ने दिया, बिल्कुल। यानी जो कार्डिनल थ्योरी है इसको किसने दिया? जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उन लोगों ने दिया। एक्स और एलन कौन बोला? कौन बोला एक्स एलन? लुई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बताओ। सॉरी सॉरी। तो कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? ड्यूपिट। किसने दिया था? ड्यूपिट। और कौन दिया था? गोसेन। और मार्शल। कौन दिया था? वालरा, बिल्कुल, वालरास। और मेंगर। और कौन दिया था? जेवंस। और कौन दिया था? मार्शल। और कौन दिया था? पिगू। इतने इकोनॉमिस्टों ने जो है ये एक कॉन्सेप्ट देने के लिए पूरा मुठभेड़ फांदा हुआ था कि भैया हमें थ्योरी ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। ये क्या है सर? मार्गन क्या है ये? मार्शल नहीं नहीं नहीं, वॉल्रस के बाद, वॉल्रस के बाद। मेंगर, ठीक है, मेंगर है बेटा। अब देखो, ये जो आपके कार्डिनल अप्रोच वाले थे, इनकी अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अजम्पशन यानी मान्यताएं। इनकी मान्यताएं क्या क्या थी भाई? खटाखट बताइए आप लोग। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन नंबर्स। बिल्कुल। पहली मान्यता थी कि ये रेशनल, कंज्यूमर को रेशनल मानते थे, यानी कंज्यूमर विवेकशील प्राणी। विवेकशील का मतलब कंज्यूमर अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। रेशनल का मतलब इकोनॉमिक्स में यही होता है कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम पर अपने यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने का प्रयास। दूसरा अजम्पशन है जो मेधा ने बताया, कार्डिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट मानी थी। गणनावाचक उपयोगिता, यानी ये उपयोगिता को गणनावाचक मानते थे, यानी हम उपयोगिता को मेजर कर सकते हैं, ये मानते थे। और तीसरी अजम्पशन है ये मानते थे इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। क्या मानते थे? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी,
इंडिपेंडेंट यूटिलिटी यानी उपयोगिता स्वतंत्र होती है। आप कोई चीज खा रहे हो, उससे हमारी भूख की तृप्ति थोड़ी होगी। उपयोगिता जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। आप खाना खा रहे हो तो आपके लिए उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमें नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हमें जब तक नहीं खिलाओगे तब तक हमें नहीं मिलेगा। चौथी अजम्पशन है इनकी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कांस्टेंट है, ये लोग मान के चलते हैं। अगली अजम्पशन है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी विभाज्यता, विभाज्यता यानी गुड्स आर डिविजिबल, यानी क्वांटिटी कंज्यूम जो हम लोग करते हैं किसी भी कमोडिटी की, वो एग्जैक्टली जो है कंज्यूम होती है। ठीक है, यानी डिविजिबल है। अगली इनकी एजम्पशन क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, डीएमयू। ठीक है, तो दीज आर द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल थ्योरी। अब कार्डिनल थ्योरी में हम लोग जनरली दो थ्योरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दो थ्योरी। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। पहला क्या पढ़ते हैं? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है भाई? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है? संतुलन में कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, कौन बताएगा? संतुलन की शर्त क्या है? mu x बराबर px, ये इक्विलिब्रियम की शर्त है। ठीक है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है? mu x बराबर px। कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमम कहाँ होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? यूटिलिटी मैक्सिमम कहाँ होती है भाई? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। दूसरी थ्योरी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सम सीमांत उपयोगिता का नियम। सम सीमांत उपयोगिता का नियम। इस थ्योरी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है भाई? अब देखो, जो लॉ ऑफ डीएमयू है ये सिंगल गुड के केस में काम करता है, यानी एक वस्तु, जब आप एक वस्तु का अध्ययन कर रहे हो तो लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है। जब मोर देन वन गुड होती है, मोर देन वन गुड, यानी जब एक से अधिक वस्तुओं का आप उपभोग करते हो या मॉडल लेते हो, तब लॉ ऑफ इक्विटी। अब उसमें इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है भाई? संतुलन की शर्त क्या है बताइए? mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई इज इक्वल टू mu m। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों भाई, क्लियर है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। दिस इज ऑल अबाउट द कार्डिनल थ्योरी। ठीक है, अब इसी में अब सवाल ये उठता है ना कि ये जो क्लासिकल थे या जो कार्डिनल अप्रोच वाले थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता के कॉन्सेप्ट से एक बहुत पहले से पैराडॉक्स चला आ रहा था, जिसको हम वाटर डायमंड पैराडॉक्स बोलते हैं, जल हीरा विरोधाभास, जो कि एडम स्मिथ ने दिया। ठीक है, कि भैया जल की कीमत कम है। एडम स्मिथ का कहना था
वाटर डायमंड पैराडॉक्स किसने दिया? एडम स्मिथ, जिसको हम लोग वैल्यू पैराडॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या पैराडॉक्स ऑफ वाटर डायमंड। तो उसमें उन्होंने कहा कि भैया जल जो पानी है वो मनुष्य के लिए कीमती है ज्यादा, बिना पानी मर जाओगे, लेकिन उसकी कीमत कम है। ऐसा क्यों? वहीं हीरा मनुष्य के लिए कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन साला इतना महंगा आजकल बिक रहा है कि जिंदगी झंड हो जाए खरीदते खरीदते। तो इसका आंसर ये मार्शल और जेवंस पिगू, वालरा मेंगर ये सब देने का प्रयास किए। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बोला कि तुम बेवकूफ हो एडम स्मिथ, तुमको कुछ नहीं पता है, तुम बस ज्यादा चीज से आंकड़ा नहीं लगा रहे हो, तुम ऐसे समझो ना। उन्होंने बताया, मार्शल पिगू लोगों ने, इन्होंने बताया कि जो पानी है वो ज्यादा मात्रा में, जब कोई चीज आपके पास ज्यादा मात्रा में होती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कम हो। जैसे आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाए ना तो उसकी अहमियत कम हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो भाई पानी ज्यादा है ना, कोई भी चीज जब ज्यादा होती है तो उसकी मार्जिनल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए पानी की कीमत कम है, यानी सोल्यूशन दे दिया। और वहीं हीरा डायमंड, डायमंड जो है वो कम है, दुनिया में बहुत कम है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी उसकी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल से इन लोगों ने ये वैल्यू ऑफ पैराडॉक्स या फिर वाटर डायमंड पैराडॉक्स को सॉल्व कर दिया। ये सिग्निफिकेंस है इस, समझ में आया कि नहीं भाई? जल्दी जल्दी बताइए। जी क्लियर है? सर। क्लियर है। तो ये जो है थ्योरी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑर्डिनल थ्योरी करेंगे। ऑर्डिनल, जिसको हम लोग हिंदी में क्रमवाचक बोलते हैं। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमवाचक सिद्धांत। ठीक, अब इसको किसने दिया भाई? जो आपकी जो ऑर्डिनल थ्योरी है, इसको देने का श्रेय किसको जाता है? हिक्स और एलन को। हिक्स और एलन, हिक्स एलन। कब दिया था? 1934। हिक्स और एलन ने 1934 में, 1934 की 36, 36 में, चलिए 36 में दिया। हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, तो आप लोग जो बताओगे वही मैं लिख दूंगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के ऊपर मैं भरोसा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भरोसा। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, किसी का जो है भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो जो ऑर्डिनल थ्योरी है उसको देने के पीछे वैल्यू ऑफ कैपिटल, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी जो आपका जो ऑर्डिनल थ्योरी है इसको देने के पीछे किसका हाथ था? हिक्स साहब का, हिक्स का, एलन का, एक और अर्थशास्त्री हैं, लिख लीजिए, स्लट्सकी का, स्लट्सकी का, और पैरेटो का, पैरेटो का, और जॉनसन का, जॉनसन का, और किसका? एजवर्थ का, एजवर्थ का, और कोई बच तो नहीं रहा है ना? नहीं, बच नहीं। हिक्स एलन का तो नाम जो है मुख्य है, बट इनके साथ साथ स्लट्सकी भी हैं, पैरेटो हैं, जॉनसन हैं, एजवर्थ हैं, ये सब भी जो है थ्योरी दी है। हिक्स एलन की पुस्तक का नाम क्या था भाई? थ्योरी ऑफ वैल्यू। उसमें उन्होंने ये ऑर्डिनल थ्योरी दी। अब ये जो थ्योरी है ये मानती है कि भैया यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, किसी भी आदमी की आप उपयोगिता को मेजर नहीं कर सकते हो। भैया तुम खा पी रहे हो, तुम बता सकते हो कि हमको कितनी उपयोगिता मिली? कोई नहीं बता सकता।
ठीक है, तो उपयोगिता को मेजर नहीं किया जा सकता, उपयोगिता को रैंक किया जा सकता है, ऑर्डर दिया जा सकता है, क्रम दिया जा सकता है। तो ये क्रम की बात करते हैं। उस क्रम को इन लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया? थ्रू इंडिफरेंस कर। इंडिफरेंस कर के माध्यम से उस क्रम को इन लोगों ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले अजम्पशन इनकी थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी की अजम्पशन क्या क्या है भाई? कौन कौन बताएगा? एनीवन? कोई है लंका में विद्वान जो बताएगा? बताइए भाई। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक हैं जूही, क्या बोल रही है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, साइकोलॉजिकल फेनोमेना। और अजम्पशन बताओ। अजम्पशन नहीं बता रही हो, पूछ रहे हैं नहीं बता रही हो। सर इनकी इस सिद्धांत की जो अजम्पशन इन्होंने बोला कि विवेकशील उपभोक्ता होता है जो अपनी यूटिलिटी को अधिकतम करने का प्रयास करता है, और उपयोगिता क्रमवाचक होती है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर को बताया, सकारात्मकता की उपयोगिता बताई इन्होंने, संगतता की उपयोगिता बताई थी इन्होंने, जो और उन्नतोदर जो तटस्थ वक्र का इन्होंने जिक्र करा था, वो वक्र जो होता है वो उन्नतोदर होता है, वो इन्हीं के सिद्धांत में आया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन्होंने देखिए पूरा एकदम समराइज कर दिया चीजों को। तो ऐसे ही बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो इनकी एजम्पशन क्या है भाई? पहली तो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, पूर्णता, पूर्णता होनी चाहिए, ये पहली एजम्पशन। अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ध्यान में रखिएगा आप लोग। दूसरा है रिफ्लेक्सिविटी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी थ्योरी है। रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी। और तीसरा है बेटा ट्रांजिटिविटी। तीसरा क्या है? ट्रांजिटिविटी, सकर्मकता। चौथा है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, सततता। पांचवा है डीएमआरएस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। छठवां है कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। सातवां है मोनोटोनिसिटी, 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 एक रूपता, ठीक है, मोनोटोनिसिटी। आठवीं एजम्पशन है ऑर्डिनल यूटिलिटी। सातवीं एजम्पशन है, सातवीं कहाँ हो जाएगा, नौवीं एजम्पशन है नॉन सटाइटी। नॉन सटाइटी यानी अपूर्ण। कोई भी चीज, कोई भी आदमी है, उसको कितना देते रहो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। पैसा ही है, अंबानी इतना कमा रहे हैं, कमाए जा रहा है, थक ही नहीं रहा है। दूसरे को भी दे दो यार, हम लोगों को भी दो, बैठे हैं यहाँ, पैसा ले आओ। तो हर आदमी अपने आप में क्या है, अपूर्ण, तृप्त नहीं है। अपूर्ण, अपूर्ण इसको कहना हिंदी में सही नहीं रहेगा, अतृप्त है। हिंदी में क्या है? अतृप्त, अतृप्त है। भैया जिसको जितना ही दो उतना ले आओ, ले आओ, अतृप्त है। और दसवीं एजम्पशन कौन सी है भाई? दसवीं एजम्पशन कोई नहीं कह रहा। दसवीं एजम्पशन खत्म हो गई। कांस्टेंट इनकम, दसवीं एजम्पशन है कांस्टेंट इनकम। दसवीं एजम्पशन क्या है? कांस्टेंट इनकम, स्थिर आय। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है।
अभी यूपीएचएससी का पिछली बार जो एग्जाम हुआ यहीं से क्वेश्चन आया था, कांस्टेंट इनकम। ठीक है, इकनॉमी इजम्पशन है रेशनैलिटी, विवेकशीलता, यानी कंज्यूमर जो है ये मानते थे कि विवेकशील होता है। ठीक है, कंज्यूमर ये लोग क्या मानते थे, विवेकशील होता है, वो अपनी दी हुई इनकम पर, देखिए यहाँ दी हुई इनकम का जिक्र हो गया ना, यानी इनकम कांस्टेंट, दी हुई इनकम पर अपनी उपयोगिता को या अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब कंज्यूमर थ्योरी, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इंडिफरेंस कर्व का, आईसी का, यानी तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र का। ठीक, तटस्थता वक्र में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तटस्थता वक्र इस तरह का होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स की शर्त क्या है, क्यों भाई, कॉन्वेक्सिटी की शर्त क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए कॉन्वेक्सिटी के लिए, बताओ भाई, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्व क्या हो जाएगा, कॉन्केव। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये हो गया आईसी की चर्चा। अब आईसी की डेफिनेशन आप लोगों को, प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता ही है कि आईसी जो है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट होती है, बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, और आईसी, दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी। never डाउनवर्ड touch स्लोपिंग axis, होता है, हाँ हाँ, एक्सिस को भी axis को टच नहीं touch नहीं, करते, एसिम्पोटिक होता है। तो ये सारी एजम्पशन प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ठीक, अब हम इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है बजट लाइन का, कीमत रेखा का, कीमत रेखा, ये है आपकी कीमत रेखा। कीमत रेखा ढाल क्या होता है, यहाँ पे एक्स वस्तु की कीमत, यहाँ वाई वस्तु की कीमत हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो पी एक्स अपॉन जो पी वाई है माइनस में, ये आपकी कीमत रेखा का ढाल हो जाएगा। वहीं इंडिफरेंस कर्व का ढाल क्या होता है आप लोगों को पता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इंडिफरेंस कर्व का ढाल क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स माइनस में, ये आपका इंडिफरेंस कर्व का ढाल होता है, जिसको हम एमआरटीएस बोलते हैं, एमआरटीएस। ठीक है, और एमआरटीएस बराबर क्या होता है बेटा, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई, या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। क्या भाई सबको समझ में आ रहा है ना। तो अब कंज्यूमर जो ऑर्डिनल थ्योरी है, जो क्रमवाचक सिद्धांत है, उसके अंतर्गत इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा, जहाँ पे, हाँ, इसको आप एमआरएस कर लीजिए। ठीक है, एमआरटीएस की जगह पे एमआरएस कर लीजिए। ठीक, तो अब उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का ढाल यानी एमआरटीएस एमआरएस बराबर किसके हो जाए, पी एक्स अपॉन पी वाई। दोनों का ढाल जहाँ पे बराबर होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, किसका, कंज्यूमर। ये मान लीजिए आपका प्राइस लाइन है, कीमत रेखा, ये आपका इंडिफरेंस कर्व, तो दोनों का ढाल यहाँ पे समान हो रहा है ए बिंदु पर। ए बिंदु पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है और वो एक्स वस्तु की इतनी गुड और वाई वस्तु की इतनी गुड खा रहा है। ठीक है,
अब मैं यहाँ से अगर डिसइक्विलिब्रियम की भी चर्चा कर लूँ तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कंज्यूमर यहाँ है इस पॉइंट बी पॉइंट, मान लीजिए कंज्यूमर सी पॉइंट पे, तो क्या होगा, बी पॉइंट पे है तो क्या है, बी पॉइंट पे आप लोग देखिए कि स्लोप ऑफ जो आईसी है वो कम है, यानी एमआरएस कम है, और ये बी पॉइंट पे आप लोग देखोगे तो जो आपका ये है बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है, यानी पी एक्स अपॉन पी वाई ज्यादा है। जब एमआरएस ज्यादा हो, पी एक्स अपॉन कम हो पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो कंज्यूमर क्या करता है, यक्स गुड की डिमांड कम करने लगता है, दोबारा से बी पॉइंट से चल करके इक्विलिब्रियम ए पॉइंट पे आ जाता है, यानी यहाँ से चल करके ए पर आ जाएगा। ठीक, वैसे सी पॉइंट पे आ जाइए, सी पर देखिए तटस्थता वक्र का ढाल, यानी इंडिफरेंस कर्व का ढाल अधिक है सी पर, यानी हमारे ज्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई, तो कंज्यूमर क्या करेगा, यक्स गुड को ज्यादा खाएगा, दोबारा से सी से ए पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग ध्यान रखें। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं जिसमें इंडिफरेंस कर्व अलग अलग होता है, तो अपवाद कौन कौन से हैं भाई, अपवाद, पहला अपवाद है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, पूर्ण स्थानापन्न। पूर्ण स्थानापन्न के केस में आप लोग हमें बताइए कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, पूर्ण स्थानापन्न के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस तरह का आईसी होता है। ठीक, और एमआरटीएस क्या होता है, इसमें एमआरएस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में जो एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो स्थिर होती है। अब ये बताइए आपको, ये तो ये हो गया, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में, संतुलन कहाँ होगा कंज्यूमर का, बताओगे आप लोग, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, एनीवन, कौन बताएगा, बोलो भाई। परफेक्ट सर कॉर्नर वाले, कॉर्नर इसमें वो कॉर्नर वाला होता है ना, इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कॉर्नर सोल्यूशन होता है सर, इसमें क्या होता है, कॉर्नर क्या कह सोल्यूशन। रहे हो बेटा, हाँ कॉर्नर सॉल्यूशन होता है। इसमें आप लोग ये ध्यान में रखिए कि हमने अभी आपको क्या बताया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही होता है जहां पे तटस्थता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो, यानी स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपका इंडिफरेंस कर्व भी ऐसा ही है और बजट लाइन भी ऐसा ही है, तो इसमें तीन सिचुएशन इक्विलिब्रियम की होती है, यानी इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, तीन तरह का होता है। पहला में क्या होता है कि मान लीजिए मैं कहूं कि पहला केस ले लूं कि मान लीजिए तटस्थता वक्र का जो ढाल है वो बराबर है कीमत रेखा के ढाल, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इंटीरियर, तब इक्विलिब्रियम क्या होगा, इंटीरियर इक्विलिब्रियम होगा, तब इक्विलिब्रियम कैसा होगा, इंटीरियर, यानी यही एक ऐसी सिचुएशन है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जिसमें इंटीरियर और बाउंड्री ऑप्टिमम दोनों होता है, यानी कॉर्नर सॉल्यूशन। इंटीरियर सॉल्यूशन कैसे होगा, मान लीजिए ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ठीक, आईसी, अब आईसी का स्लोप और दोनों का स्लोप एक ही है, तो यही आपकी वो भी है, बजट लाइन भी है, कॉन्साइड कर जाएगी, यही आपकी बजट लाइन भी है, मान लीजिए। ठीक, तो जब बजट लाइन और आपका इंडिफरेंस कर्व सेम ही है, दोनों का ढाल भी इसी पे सेम ही होगा, तो यानी इक्विलिब्रियम हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, हर पॉइंट पे, इसी को बोलते हैं इंटीरियर, यानी बाउंड्री पे नहीं है, इसके अंदर आप इस रेखा पर कंज्यूमर कहीं भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे दोनों का ढाल बराबर है,
तटस्थता वक्र का ढाल और कीमत रेखा, इसी को बोलते हैं इंटीरियर सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, मान लीजिए एमआरएस ज्यादा है पीएक्स अपॉन पीवाई से, यानी तटस्थता वक्र का जो ढाल है वो अधिक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बाउंड्री ऑप्टिमम होगा, यानी कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, कॉर्नर सॉल्यूशन इसमें होगा। ठीक है, कॉर्नर सॉल्यूशन। अब आप लोग हमें बताइए कि अगर कंज्यूमर में जो तटस्थता वक्र का ढाल है वो अधिक है कीमत रेखा के ढाल से, तो कंज्यूमर क्या खाएगा, बताइए भाई। आप लोगों को मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ, बताइए जरा जरा फटाफट। हैं, कंज्यूमर क्या खाएगा, बताओ जल्दी जल्दी, तब से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपकी 3 बजट रेखा है, ठीक है, ये तीनों आपकी क्या है, इंडिफरेंस करो है, डिफरेंस कर, डिफरेंस करो, IC1 IC2 IC3। ठीक है, अब हमें बजट लाइन बनानी है। अब बजट लाइन इस तरह से बनानी है कि बजट लाइन का ढाल कम होना चाहिए तटस्थता वक्र के ढाल। तो बजट लाइन का ढाल कैसे कम होगा, मान लीजिए ये, ठीक। अब कंज्यूमर, अब आप यहाँ पे देखिए जो IC3 है, आप IC3 को देखिए, IC3 का ढाल अधिक है कि कम है, IC3 का ढाल अधिक है। ठीक है, ये जो IC ऊपर वाली 3 है इसका ढाल अधिक है, जबकि जो बजट लाइन हम से बनाए हैं बजट लाइन, उसका ढाल क्या है, कम है। तो कंज्यूमर क्या खाएगा, ओनली एक्स खाएगा, यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ पे ओनली एक्स खाएगा। ठीक है, ओनली एक्स खाएगा, तो कॉर्नर सॉल्यूशन हो गया कि नहीं, कॉर्नर सॉल्यूशन हो गया कि नहीं। अब तीसरी सिचुएशन, अगर एमआरएस कम है पीएक्स अपॉन पीवाई से, तो क्या होगा, ओनली वाई खाएगा, ओनली वाई का कंजप्शन करेगा। तो उसका डायग्राम आप लोग खुद बनाइएगा। समझ में आया, क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। सब लोग बताओ भाई, यहाँ मेहनत लग रही है, आप लोग रिस्पॉन्स तो करो। जी सर। इतना मैं चिल्ला रहा हूँ, अब आप लोग रिस्पॉन्स भी नहीं करोगे तो कैसे काम करेंगे। ओके, सारी मेहनत तो आप लोगों के लिए ही हो रही है ना। अब दूसरा अपवाद क्या है भाई, दूसरा अपवाद है, एक मिनट, दूसरा अपवाद है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी पूर्ण पूरक। पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं अगर, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ हो, कंज्यूमर में जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा भाई, एल से, ऐसा बनेगा एल से, ये है आपका। ठीक, और एमआरएस क्या होगा बेटा, व्हाट इज एमआरएस इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बताइए भाई, व्हाट इज एमआरएस इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनिर्धारित। आप निर्धारित नहीं कर सकते हो इस तरह के इंडिफरेंस कर्व में एमआरएस क्या हो। ठीक, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, संतुलन कहाँ होगा, मान लीजिए आपका जो बजट लाइन है, जो कीमत रेखा है, मान लीजिए यहाँ से जा रही है, ये आपकी बजट लाइन है, तो जहाँ पे कट करेगी वहीं इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इतनी एक्स का खाएगा इतनी वाई। ठीक है, तो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब
परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? पॉइंट ऑफ किंग पर। यहाँ हो रहा है पॉइंट ऑफ किंग, यानी विकुंचित बिंदु पर इक्विलिब्रियम कहाँ किस में होता है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, पूर्ण पूरक। ठीक है। और अपवाद कौन कौन से हैं भाई? तीसरा अपवाद है डिस्क्रीट गुड। डिस्क्रीट गुड आप लोगों को पता है? डिस्क्रीट गुड है भाई, डिस्क्रीट गुड, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? विभाज्य। विभाज्य। विभाज्य नहीं, हिंदी में विच्छिन्न, विच्छिन्न वस्तु या फिर डिस्क्रीट गुड, या फिर डिस्क्रीट रिलेटेड नहीं होती है ना? है क्या? जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। डिस्क्रीट गुड कौन सी गुड होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो आप केवल होल यूनिट में ही यूज करो, आप उनको मतलब तोड़ के यूज नहीं कर सकते। जैसे कार है, आप कार लोगे तो एक लोगे, दो लोगे, 1.5 कार लोगे? क्यों भाई, 1.5 कार लोगे? नहीं ले पाओगे ना। यानी डिस्क्रीट गुड कौन सी गुड होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो केवल पूरी इकाई में यानी होल यूनिट्स में ही ली जा सकती, जैसे कि कार हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल फोन हो गया। अब 1.5 मोबाइल कैसे लोगे? तोड़ के मोबाइल कैसे लोगे? नहीं ले पाओगे। यानी लोगे तो एक लोगे, दो लोगे, तीन लोगे, 1.5 नहीं लोगे, 2.5 नहीं लोगे, आप नहीं खरीद सकते। तो इस तरह की गुड्स के केस में कैसी मतलब तटस्थता वक्र कैसा बनता है? अब भाई आप पॉइंट्स में नहीं लोगे तो तटस्थता वक्र कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। जैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हम लोग देख रहे हैं, या सिंपल वाला जो इंडिफरेंस कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, लगातार बन रहा है। लेकिन जब आप केवल डिस्क्रीट गुड्स का ही इंडिफरेंस कर्व बनाओगे तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व डिसकंटिन्यूअस बनेगा। कैसा बनेगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस यानी असतत बनेगा, सतत नहीं बनेगा, असतत यानी छोड़ छोड़ के बनेगा। मान लीजिए कुछ यहाँ बना, कुछ यहाँ बना, कुछ यहाँ बना, कुछ यहाँ बना, ऐसे तरह का बनेगा डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई? क्लियर है? बोलो भाई। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिफरेंस कर्व और इक्विलिब्रियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे आईसीसी, इनकम कंजप्शन कर्व, आय उपभोग वक्र। आय उपभोग, आय उपभोग वक्र क्या होता है भाई? इनकम कंजप्शन कर्व क्या होता है? आप लोगों को पता है ना? तो भाई इनकम कंजप्शन कर्व अगर आप लोगों से कोई पूछे व्हाट इज इनकम कंजप्शन कर्व, तो आप लोग कैसे डिफाइन करें? यानी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आय उपभोग वक्र कहलाती है। आय उपभोग वक्र क्या कहलाता है? उपभोक्ता की आय यानी कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा, लाइन क्या कहलाती है? आईसीसी। यानी ऐसे आप लोग देखिए, जैसे कि ये, ठीक, ये आपकी एक इनकम है भाई। बजट लाइन क्या दिखाती है? आपकी इनकम, इनकम का स्तर एक ये है आपका, इस पर आप इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे हो IC1, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एक पॉइंट ये मिल गया। मान लीजिए आपका इनकम स्तर बदल गया, अब आप इक्विलिब्रियम यहाँ पर हो, ठीक है, IC2 पे यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट, ठीक है।
अब मान लीजिए फिर से आपकी इनकम बदल गई, ठीक, आपका इनकम बदल गया तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल भी बदल गया, आईसीसी पे आ गए, थर्ड पॉइंट में। इस 1, 2, 3 पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आईसीसी, इनकम कंजप्शन कर्व। इनकम कंजप्शन कर्व क्या है? यानी उपभोक्ता के विभिन्न इनकम के स्तरों पर कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आय उपभोग वक्र। क्या कहलाती है? आय उपभोग वक्र। समझ में आया? अब आय उपभोग वक्र विभिन्न वस्तुओं में विभिन्न केस का होता है, ठीक है। आय उपभोग वक्र जो होता है वो विभिन्न वस्तुओं के केस में विभिन्न तरह का होता है। जैसे मान लीजिए आपकी नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड यानी सामान्य वस्तु है, ठीक है। सामान्य वस्तु के केस में आय उपभोग वक्र कैसा होगा भाई? आप लोग एज्यूम करो, सामान्य वस्तु का ही ऊपर बना है। सामान्य वस्तुएं कैसी वस्तु होती हैं? आय बढ़ने पर उपभोग बढ़े जब, तो देखिए आय ये थी तो इतना उपभोग हो रहा था, आय बढ़ गई तो इतना उपभोग, बढ़ गई तो इतना उपभोग। तो आय के बढ़ने से दोनों वस्तुओं का उपभोग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आईसीसी कैसा बनेगा आपका? अपवर्ड स्लोप, यानी नॉर्मल गुड के केस में आईसीसी कैसा बनता है? ऊपर उठता हुआ धनात्मक ढाल का, यानी अपवर्ड स्लोप, ठीक है। तो अपवर्ड स्लोप, ठीक, अपवर्ड स्लोप। दूसरा है इंफीरियर गुड। दूसरा क्या है? इंफीरियर गुड, यानी इंफीरियर गुड के केस में कैसा बनेगा बताइए भाई? यानी निष्क्रिय वस्तु। इंफीरियर गुड के केस में आईसीसी कैसा बनेगा? इसमें दो से चूज, कौन सी गुड इंफीरियर, यक्स वस्तु है कि वाई गुड? तो अगर मैं पहला केस ले लूं, अगर यक्स गुड इंफीरियर है, यक्स गुड इंफीरियर है, यक्स गुड मतलब जो हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, अगर यक्स गुड इंफीरियर है तो कैसा आपका बनेगा आईसीसी? बताइए भाई। अगर गुड 1, यहाँ पे हम एक्स गुड ले रहे हैं, यहाँ पे वाई गुड, ये भी ध्यान में रखिए। तो यक्स गुड एक्स एक्सिस पे ले रहा हो, यक्स गुड कैसी है? इंफीरियर, जबकि वाई गुड आपकी नॉर्मल गुड है। तो उस केस में आपका जो आईसीसी है वो कैसा बनेगा बताइए भाई? जैसे आप लोग यहाँ देखिए, जैसे शुरू में क्या है, कोई भी इकोनॉमिक्स में कोई भी गुड इंफीरियर हो सकती है, नॉर्मल गुड भी इंफीरियर होती है, पता है आपको कैसे? इकोनॉमिक्स में कोई भी गुड नेचर बाय नेचर इंफीरियर नहीं होती। इकोनॉमिक्स में कोई गुड बाय नेचर इंफीरियर नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको मैं दे रहा हूँ कि आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको रसगुल्ले खिलाऊंगा। अब रसगुल्ले मैं आपको खिलाने लग गया, एक रसगुल्ला आप खाई, 2 खाई, 3 खाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, एकदम खाए जा रही हैं आप, लेकिन चौथा 5वां जैसे दिया, आपके लिए रसगुल्ला क्या हो गया? इंफीरियर। यानी इंफीरियर गुड बाय नेचर इंफीरियर नहीं होती। इंफीरियर गुड एक सीमा के बाद इंफीरियर, नॉर्मल गुड ही इंफीरियर बन जाता। जैसे शुरू में आप मान लीजिए इतना आपका उपभोग था, यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम में थे, अब इतना आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो शुरू में आपने देखिए उपभोग बढ़ाया उसका रसगुल्ले का, लेकिन बाद में आपकी जैसे इनकम बढ़ गई तो आपके लिए रसगुल्ला क्या हो गया? अब यक्स गुड रसगुल्ला है, इंफीरियर हो गया आपके लिए। तो इंफीरियर हो गया तो आप इक्विलिब्रियम आपका यहाँ आ गया आईसीसी पे, यानी आपने रसगुल्ला का उपभोग कम कर दिया। तो आप 1 और 2 और 3 को मिलाने वाले पॉइंट्स मिलाइए तो आपका आईसीसी बन जाएगा। तो आईसीसी कैसा बनेगा? बैकवर्ड बेंडिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, यानी जो गुड नॉर्मल है उस अक्ष के तरफ, उस गुड की तरफ क्या हो जाएगा? तो एक्स इंफीरियर, हेलो,
हाँ हाँ बताइए। सर इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना कि अगर एक्स इंफीरियर है और अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर एक्स को क्यों कंज्यूम करेगा, वो तो फिर नॉर्मल गुड को ही कंज्यूम करेगा ना। तो उस तरीके से भी फिर वाई की तरफ ज्यादा उसका होगा, तो फिर कर हाँ बैकवर्ड वाई की बेंडिंग तरफ। बनेगा। हाँ बिल्कुल एकदम सही है आपका भी, एकदम बिल्कुल करेक्ट सोचना है। बस ये ध्यान में रखिए कि एक एक सीमा के बाद इंफीरियरिटी होती है, तो पहले थोड़ा ऊपर उठेगा फिर बैकवर्ड बेंडिंग जाएगा। ठीक है ना। अब यही मैं दूसरा केस ले लूं कि अगर वाई गुड क्या है, इंफीरियर है। वाई गुड क्या है, इंफीरियर है, निष्क्रिय वस्तु है। तो उस केस में क्या होगा भाई आपका, यानी यहाँ पे वाई गुड इंफीरियर हो गई। वाई गुड इंफीरियर हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ यहाँ यह आपका इनकम लेवल था। ठीक है, आप यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। तो मान लीजिए आप इतना वाई का उपभोग कर रहे थे, यहाँ एक्स का इतना वाई का, फिर इनकम बढ़ी तो वाई आपने बढ़ा दिया। लेकिन आपकी जैसे ही इनकम और बढ़ी तो आपके लिए वाई क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। तो आपने वाई का कंजप्शन कम कर दिया, बल्कि एक्स का बढ़ा दिया। एक्स आपके लिए नॉर्मल। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाइए जरा, ये आपका आईसीसी बन गया। समझ में आया? क्यों भाई, सभी को क्लियर है ना? बताइए। तो दो केसेज हैं इंफीरियर के केस में। अगर यक्स गुड इंफीरियर है तो वाई अक्ष के तरफ, वाई एक्सिस के तरफ जो है बैकवर्ड बेंडिंग होगा आईसीसी। अगर वाई गुड इंफीरियर है, यानी जो गुड नॉर्मल होगी उसी गुड के तरफ जो है बैकवर्ड बेंडिंग होगा आय उपभोग। समझ में आया कि नहीं भाई? जी सर आ गया। अब इकोनॉमिक्स में एक और गुड्स होती हैं, आप लोगों को पता है, जो इनकम के आधार पे उनको भी बांटा जाता है। एक है नेसेसरी गुड। क्या है? नेसेसरी गुड, नेसेसिटीज गुड। और दूसरी है लग्जरी गुड्स, लग्जरीज गुड्स। यानी एक है आवश्यक वस्तु, एक है विलासिता। इन दोनों के केस में भी आपका जो क्या कहते हैं आईसीसी है, वो अलग शेप ले सकता है। तो क्या आप लोग बताओगे कैसा बनेगा? मान लीजिए मैं पहला केस लेता हूँ, केस 1। मान लीजिए यक्स गुड आवश्यक वस्तु है, यक्स आवश्यक है और वाई विलासिता है, यानी वाई जो है आपकी लग्जरी गुड है। तो आपका आईसीसी कैसा बनेगा, इनकम कंजप्शन कर्व कैसा बनेगा? चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बनाइए, बताइए। सर नेसेसिटी गुड में जैसे नमक वगैरह हुआ, हाँ बिल्कुल। तो अगर जितनी इनकम बढ़ जाए तो हम उसका कंजम्पशन छोड़ेंगे नहीं, तो वो पॉजिटिव स्लोप बनेगा। चलिए आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, टाइम नहीं है इतना, बताइए भाई। अगर यक्स गुड नेसेसरी गुड है, आवश्यक वस्तु है, वाई गुड लग्जरी है, विलासिता वस्तु है, तो आपका जो आईसीसी है वो कैसा बनेगा? हैं? सर अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर की तरफ उठता हुआ। बिल्कुल। बट थोड़ा सा वो होगा, मतलब कॉन्वेक्स होगा एक तरफ, कॉन्वेक्स अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा होगा? कॉन्वेक्स अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कुछ इस तरह का। ये कलर में चेंज कर देता हूँ, कुछ इस तरह का होगा।
ये होगा आईसीसी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, वो कॉन्वेक्स टू द मतलब अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स। जैसे ये आपका इनकम लेवल है, ठीक। तो आपका एक्स गुड आवश्यक गुड है, वाई गुड विलासिता। विलासिता की वस्तुओं की इलास्टिसिटी क्या होती है? इकाई से अधिक, यानी आय के बढ़ने पर आप भोग भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आप विलासिता की वस्तु इतनी खा रहे थे, अब आय जैसे ही बढ़ी आपने विलासिता की ज्यादा बढ़ाई, जबकि नेसेसरी गुड्स की कम बढ़ाई डिमांड, क्योंकि नेसेसरी गुड आय के बढ़ने के साथ उसकी डिमांड आप उसी रेशियो नहीं बढ़ाते, उससे कम में बढ़ाते हो, क्योंकि नेसेसरी है ना, आप सारा पैसा उसी पे थोड़ी खर्चा कर दोगे। अब जैसे फिर से आपकी इनकम बढ़ी तो आपने थोड़ा बढ़ाया उसको, लेकिन विलासिता की ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ये ऊपर उठता हुआ चला जा रहा है। लेकिन ऊपर उठता हुआ कैसा जा रहा है? कॉन्वेक्स टाइप का जा रहा है। समझ में आया ना? यानी इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी कैसी है, वाई ई लग्जरी गुड की वो ज्यादा है, और वाई ई जो नेसेसरी गुड है उसकी कम है, इसलिए ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई? और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा वो दूसरा केस, केस 2। अगर यक्स गुड लग्जरी गुड है यानी विलासिता है, और वाई गुड क्या है? आवश्यक वस्तु है, तो कैसा बनेगा आपका आईसीसी? तब आपका आईसीसी क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक, ये आपका मान लीजिए ये आपका इनकम का स्तर है। ठीक, गलत दिया है बेटा, झिंगन की बुक ज्यादा प्रेस्क्राइब्ड बुक नहीं है, ध्यान में रखो। ये जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सब कंज्यूमर थ्योरी आपको वेरियन से पढ़ा रहा हूँ, ऑथेंटिक बुक है एकदम, वेरियन की बुक, वेरियन की बुक से है, वेरियन की बुक से है। सर मेरा एक हाँ क्वेश्चन बताइए। था। हाँ बताइए। सर जैसे मतलब अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो मतलब नेसेसरी गुड्स के लिए होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा? क्या क्या पूछ रहे हो आप? सर क्या अगर पूछ रहे हो आप? सर जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, उसके लिए हमारी जो मांग है वो पूर्णतः बेरोजगार है, ठीक है। हेलो सर, सुन रहे हैं मेरा अभी क्वेश्चन? इससे नहीं आएंगे, अभी एक इससे मिनट नहीं रुक आएंगे, जाइए। 1 मिनट रुक जाए। ठीक है, उसमें आएंगे तो आप पूछिएगा, आएंगे तो आप पूछिएगा, आप उसको डाइवर्ट कर दोगे। तो अच्छा रुक ठीक है जाएंगी ना ठीक है। बेटा, थोड़ा सा प्रयास करिए, टाइम के साथ चीजें होंगी। मैं जब इलास्टिसिटी में पहुंचूंगा ना तो आपको बताऊंगा, वहां पे टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है, बहुत हड़बड़ाहट में रहती है जूही। खाना खाना है क्या तुमको? भूख नहीं लग गई सर, है? ऐसे भूख लग गई है? वही बहुत खाना खाती है, लेकिन बट इसको लगता नहीं लग रहा है, एकदम पतली दुबली सी है। क्यों जूही, पतली दुबली हो कि नहीं? हाँ सर, पर खाना मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ। ज्यादा खाया करो। लड़कियां आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ ज्यादा इसलिए नहीं खाती कि उनको स्लिम ट्रिम रहना। अरे स्लिम ट्रिम क्या यार, पहले जिंदगी है, पहले की खाओ पियो, पता चला एक दिन मर गई ऐसे बिना खाए पिए। अधूरी ख्वाहिशें, इसलिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो है खाना भी प्रॉपरली खाइए, एकदम दबा के, तभी तो दिमाग सही चलेगा। तो आप लोग देखिए कि अगर इनकम लेवल M1 है, M2 है, M3 है, तो उपभोक्ता जो है इतना विलासिता वस्तु खा रहा है और इतना जो है आवश्यक वस्तु खा रहा है, Y1। जैसे ही इनकम बढ़ी तो देखो विलासिता की वो ज्यादा बढ़ाया हो, क्योंकि विलासिता की इलास्टिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि नेसेसरी गुड की इलास्टिसिटी कम होती है, इसलिए नेसेसरी गुड कम बढ़ाया। वैसे फिर से इनकम बढ़ी तो फिर से ही विलासिता की वस्तु ज्यादा बढ़ा दिया, एक्स3 कर दिया, जबकि इसकी और कम कर दिया, Y2 Y3। तो देखिए आप 1 2 3 पॉइंट, यानी कंज्यूमर मान लीजिए यहाँ इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पर था, यहाँ पर, तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको कुछ कॉनकेव
डाउनवर्ड स्लोपिंग टाइप का आपको जो है आईसीसी समझ में आया। निधि समझ में आया बेटा? लॉजिक के साथ चलेंगे आप तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लॉजिक के बियॉन्ड चलोगे तभी डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, दोनों केस सभी को क्लियर है ना? बताइए फटाफट, बोलिए भाई। जी सर। अब एक चीज और बताइए आप लोग, ये तो सारे प्रकार की, अच्छा अच्छा ओके। अब अगला एक और केस लेते हैं। मान लीजिए इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी 1 है, तो आईसीसी कैसा होगा? क्यों भाई, अगर इनकम इलास्टिसिटी 1 है तो आईसीसी क्या होगा? बताओ रे। अगर इनकम इलास्टिसिटी 1 है यानी आय के बढ़ने से उपभोग भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है, तो आईसीसी कैसा बनेगा? मान लीजिए ये इनकम थी, ये इनकम थी और ये इनकम, ठीक, 3 इनकम का स्तर है और आप जितने से आपकी इनकम बढ़ रही है उतने से आप मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे आप इतना एक्स का, इतना एक्स का, x1 x2 y1 तो इस केस में अगर इलास्टिसिटी 1 है तो आपका आईसीसी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा मूल बिंदु से। ये ध्यान में रखिए, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोप। अगर इलास्टिसिटी 0 है तो, अगर आय, मान की आय लोच 0 है तो आपका आईसीसी कैसा बनेगा? फटाफट तो बताइए जल्दी जल्दी। वर्टिकल। यानी इनकम के चेंज होने से, अब एक चीज और है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब मैं अगर मान लू इनकम इलास्टिसिटी x के रिस्पेक्ट में 0 है, ध्यान में रखिएगा, अगर इनकम इलास्टिसिटी x गुड के रिस्पेक्ट में 0 है तो आपका आईसीसी कैसा बनेगा? यानी इनकम में परिवर्तन होने से x के उपभोग में परिवर्तन नहीं होगा, यही मतलब है ना इसका। तो x आप सेम खा रहे हो, x सेम खा रहे हो, जबकि y की इलास्टिसिटी नॉर्मल है तो y बढ़ाएगा ना। वो 1 2 3 पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आईसीसी। तो आईसीसी अगर इलास्टिसिटी 0 है x का, तब आईसीसी वर्टिकल होगा। अगर यही x इलास्टिसिटी ऑफ इनकम y गुड की अगर 0 होती तो क्या होगा? तब हॉरिजॉन्टल। तब क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। यहाँ x आप बढ़ा रहे हो 1 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट्स को मिलाने वाली आईसीसी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। क्लियर हुआ? बोलिए भाई, इस तरह से कभी पढ़ा था आईसीसी? क्यों भाई? हाँ सर, हाँ सर, आपने पढ़ाया था। अरे मैंने तो पढ़ाया, जो बाहर वाले हैं। निधि आपने पढ़ा था इस तरह से? मेधा तुमने पढ़ा है? आकांक्षा? नहीं सर, मेरे तो अभी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। वही चीज है ना कि आप, होता क्या है ना कि बच्चों को नॉलेज होता नहीं उतना शुरू में। जब आप किसी का भी कोचिंग लेते हो तो शुरू में उतना नॉलेज नहीं होता, तो आप उतना पुट ऑन नहीं कर सकते हो। तो टीचर जो पढ़ाया वही पढ़ लिया, तो उससे होता है चीजें। ठीक है, तो लगभग सारे केसेस हम लोगों ने देख लिया कि कैसा होता है। अगर दोनों गुड नॉर्मल हैं तो कैसा आईसीसी बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। दोनों गुड नॉर्मल हैं तो कैसा बनेगा आईसीसी? इस तरह का बनेगा। ये दोनों गुड यहाँ पे नॉर्मल है, दोनों वस्तु क्या है? नॉर्मल है।
यानी सामान्य वस्तु दोनों हैं, कैसा होगा, अपवर्ड स्लोप। तो आईसीसी के बारे में लगभग सारी जानकारी हम लोगों ने देखी। ठीक, सर गिफिन गुड का भी एक बार बता दीजिए। हाँ, गिफेन गुड यहाँ पे नहीं होगी बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। गिफेन गुड आप यहाँ पे बस इतना ही कर लो। गिफेन गुड वही होगा जो इंफीरियर हो, ठीक है। गिफेन गुड आप यहाँ पे अगर रखोगे तो जो इंफीरियर में जो हमने बताया है वही सेम आपका गिफेन, ठीक है, क्योंकि इंफीरियर ही गिफेन जो गुड होती है वो इंफीरियर होती है। समझ में आया ना मेधा? जी सर। हाँ, अब हम आईसीसी से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं क्या, एंजल कर्व। एंजल कर्व, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंजल वक्र, ठीक। एंजल वक्र का कॉन्सेप्ट एक अर्थशास्त्री थे, अर्नेस्ट एंजल, उन्होंने अपने ही नाम पे रख लिया। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट कब दिया था, 1857। ठीक। अब एंजल कर्व क्या बताता है, इनकम यानी एम, इनकम और गुड्स की डिमांड के बीच, गुड्स की मांग के बीच संबंध, ठीक है, संबंध। ये एंजल कर्व जनरेट कहाँ से होता है, डिराइव कहाँ से होता है, आईसीसी। आईसीसी से डिराइव होता है क्या, एंजल कर्व। एंजल कर्व को आप इनकम डिमांड कर्व भी कह सकते हो, इसको हम इनकम डिमांड कर्व भी कहते हैं, ठीक। अब एंजल कर्व भी डिफरेंट गुड में डिफरेंट तरीके का होता है। सामान्य वस्तु में एंजल कर्व कैसा बनेगा, नॉर्मल गुड, पहला केस ले लेते हैं, नॉर्मल गुड। सामान्य वस्तु के केस में एंजल कर्व कैसा होगा, बताइए भाई। एंजल कर्व में हम इस एक्सिस पे आय लेते हैं, इस एक्सिस पे वस्तु की मात्रा यानी गुड्स, मान लीजिए एक्स ले लिया। तो अगर एक्स गुड नॉर्मल है तो इनकम के बढ़ने से क्या होगा, उसका उपभोग बढ़ेगा। क्यों भाई, उपभोग बढ़ेगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, एंजल कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, यानी एंजल कर्व क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग। कब, नॉर्मल गुड के केस। नॉर्मल गुड की इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से अधिक। अब नॉर्मल गुड भी हमने बताया दो तरह का होता है। नॉर्मल गुड में दो केस है। पहला केस है अगर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, अगर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन। भाई जीरो से बड़ा है, नॉर्मल गुड की इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो से अधिक। तो जीरो से अधिक में दो केसेज आते हैं, एक से अधिक कौन है, एक से कम कौन, यानी जीरो से एक के बीच वाला, जिसको हम आवश्यक वस्तु बोलते हैं, यानी नेसेसरी। एक से अधिक विलासिता यानी लग्जरी। विलासिता वस्तु के केस में एंजल कर्व कैसा होगा, विलासिता वस्तु के केस में एंजल कर्व कैसा होगा, यहाँ विलासिता गुड है, यहाँ इनकम है। तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ आप उपभोग बढ़ा दोगे ना। मान लीजिए आपकी इनकम इतनी है तो आप इतना उपभोग कर रहे हो, आपकी इनकम इतनी हो गई तो आप उपभोग इतना कर रहे हो, मान लो आपकी इनकम फिर बढ़ गई तो इनकम आप इतना कर रहे हो। थोड़ा सा किस तरह का बनेगा, इस तरह, ठीक है, यानी कॉनकेव टाइप का बनेगा, यानी कॉनकेव अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। और अगर यहाँ आवश्यक वस्तु है तो, और यहाँ इनकम, तो आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आप कम बढ़ाओगे,
कुछ इस तरह का एंजल कर्व होगा, यानी अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स बनेगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स है। ठीक है, समझ में आया? बोलिए भाई। या इसको एक तरह से फ्लैटर भी कह सकते हो, ये फ्लैटर यानी विलासिता गुड की तरफ फ्लैटर हो जा रही है और ये स्टीपर होती जा रही है। ठीक है, कुछ अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह का है, बट कॉन्सेप्ट एक ही है। इसको आप कॉनकेव बोल सकते हो अपवर्ड स्लोपिंग, या फिर इसको फ्लैटर भी बोल सकते हो विलासिता वाले को। आवश्यक वाले को आप स्टीपर या फिर कॉन्वेक्स अपवर्ड स्लोपिंग भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो अलग अलग चीजें हैं, आप अपने ऑप्शन के अनुसार आंसर कर सकते हो। ठीक, अब दूसरा है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड के केस में यानी निष्क्रिय वस्तु के केस में कैसा बनता है भाई एंजल कर्व? इंफीरियर गुड की इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? 0 से कम होती है, यानी लेस देन 0, यानी निगेटिव होती है। तो उस केस में आपका जो है एंजल कर्व कैसा बनेगा? यानी यहाँ निष्क्रिय वस्तु है, इंफीरियर गुड है, यहाँ इनकम, यानी इनकम के बढ़ने से आपका जो कंजप्शन है वो कम होता जाएगा। तो कैसा बनेगा भाई? डाउनवर्ड स्लोप, इस तरह का एंजल कर्व बनेगा। एंजल कर्व, ठीक, एंजल कर्व कैसा बनेगा? ऋणात्मक ढाल का डाउनवर्ड स्लोप। क्यों? मान लीजिए आपकी इनकम ये थी, ठीक, M1, तो आप इतना उपभोग कर रहे थे, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप उपभोग कम कर दिए। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय गुड है। आपकी इनकम और बढ़ी तो आपने और इनकम उपभोग कम कर दिया। समझ में आया ना? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। बोलो भाई, सभी को क्लियर है यहाँ तक? तीसरा केस, अगर इलास्टिसिटी 0 है तो एंजल कर्व कैसा होगा? अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 है, यानी मान की आई लो 0 है, तो कैसा है इंफीरियर? कैसा है इंफीरियर गुड? कैसे एंजल कर्व कैसा? वर्टिकल, अच्छा, वर्टिकल हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वाधर बनेगा। भाई इनकम इलास्टिसिटी 0 है, यानी इनकम के बढ़ने से आप उपभोग नहीं कर रहे, यानी इस तरह का एंजल कर्व। और ये वस्तु कैसी होती है? न्यूट्रल। ऐसी गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, यानी तटस्थ। यानी तटस्थ वस्तु के केस में, यानी न्यूट्रल गुड के केस में एंजल कर्व कैसा होता है? वर्टिकल होता है। ठीक है, चौथा केस देख लेते हैं। चौथा केस अगर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम 1 है तो क्या होगा? क्यों भाई, एंजल कर्व कैसा होगा? यानी जितने से इनकम बढ़ रही है उतने से आपका उपभोग बढ़ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोप। ठीक है, X1, Y2, Y1, M2, ठीक है, तो ये एंगल कर्व स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। बोलो भाई, सभी को क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द एंजल कर्व। कंज्यूमर थ्योरी भी अभी खत्म नहीं हुई, समझ लो, 1 घंटा 40 मिनट बीत गया। तो चलिए अब यहीं तक करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोलने में थोड़ा सा एनर्जी लगती है ना। क्यों भाई?